बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद एक हफ़्तों में हमने देखा जो सैलाबी सूरत हाल रही और पूरे पाकिस्तान को एक तरह से अपनी लपेट में ले रखा था सैलाब ने, और कितना ही जानी नुकसान और कितना ही माली नुकसान हो चुका है। बहुत सी ज़मीनों पर पानी अभी भी ऐसा है कि जो हटाया नहीं जा सका, जबकि हुकूमती तो इंतज़ामात भी हैं और काविशें भी हो रही हैं, दिन रात काम भी हो रहा है, इसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल दरपेश है। हम दुआ गो हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए और आसानी अता फरमाए और इस सिचुएशन से जितना जल्दी हम सब निकलें। अब जब सैलाबी सूरत हाल के बाद की हम बात करते हैं तो आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात करेंगे क्योंकि ज़मीनों पर पानी खड़ा हो गया और ये डायरेक्टली बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हमने देखा पानी खड़ा हो गया। फिर बहुत सारी ऐसी जो ख़ास तौर पर हम लाहौर में रूडा की बात करते हैं तो रूडा के अंडर बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल दिया गया और वहाँ पर भी हमने देखा कि पानी खड़ा हो गया और रावी के गिरदोनवा में तो बहुत बुरे हालात रहे। इसी तरह सिंध में चले जाएं तो सिंध में भी पानी रहा, कराची में भी पानी आया, तो एक तरह से बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल रही। अब आज हम बात करेंगे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तीनों जगह की कि यहाँ इस वक्त सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर रियल स्टेट जो है, रियल स्टेट डायरेक्टली लिंक्ड है, वाबस्ता है। जो ये मामला हुआ ज़मीनों पर पानी जाने का, सोसाइटीज़ में पानी जाने का, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल रहा, सोसाइटीज़ का क्या रोल रहा और जो पैरामीटर्स फॉलो करते हुए अप्रूवल दिए गए उसके बावजूद जब हमने देखा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, सोसाइटीज़ हों, उनमें भी पानी खड़ा रहा, तो क्या वो पैरामीटर्स फॉलो किए गए हैं? क्योंकि इस तरह की कुदरती आफात तो आती हैं, मगर एहतियाती तदाबीर क्या रहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करनी है और ओवरऑल रियल स्टेट सेक्टर की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद जावेद बलवानी साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं बलवानी साहब। और इन्हीं के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं महज शहबाज साहब, जो कि प्रेसिडेंट सब्जादार एसोसिएशन और इसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जावेद बलवानी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप कराची में बैठे हैं और यकीनन जो सूरत हाल हुई है सिंध में, कराची में, इस पर मीटिंग्स भी होती होंगी, इस पर कुछ अंदाज़ा लगाया गया होगा कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है। पहले तो इस हवाले से बताइए कि कितना नुकसान हो चुका है और कहाँ कहाँ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में सैलाब जो है वो कोई एक जगह ऐसी नहीं बची जहाँ सैलाब नहीं आया। उसके मेन रीजन ये हैं कि पाकिस्तान में जो डिजास्टर सेल जो है वो सिर्फ अपनी सीटें गर्म कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। अगर उसने कोई काम किया है तो दिखाए, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई दिखाया नहीं कि हमने ये काम किया है। देखिए, किसानों के बेचारों की फसलें तबाह हो गई और अगर किसी रियल एस्टेट के काम या किसी सोसाइटीज के अंदर सैलाब आया है उसके जिम्मेदार भी सरकार के लोग हैं कि भाई जो रेगुलेट करते हैं, अप्रूवल दिए जाते हैं, हाँ, वो किस तरह अप्रूवल देते हैं और किस तरह करते हैं। उसमें कई जमीनें ऐसी थी जिसमें रियल एस्टेट बना है, सोसाइटीज बनी है, जो बोलते हैं कि वो बेड था जहाँ से पानी का गुजर होता है, उस बेड की जमीन को अलॉट करके और उसमें सोसाइटीज बना, दरिया की जमीनें आई बहुत सारी, समझे, उसमें सैलाब आएगा ही और मुल्क में अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। मैं आपको सिर्फ कराची के अंदर बताऊं, कराची के अंदर भी कई इंडस्ट्रियल एरिया में सैलाब आया है, वहाँ इंडस्ट्रियां डूब गई। और कराची के अंदर, डाउनटाउन के अंदर जितनी आपकी मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स के अंदर सारी शॉप्स डूब गई, उनके माल खराब हुए, वेयर हाउसेज जो है वो डूब गए, उनमें माल खराब हुए और फसलें पाकिस्तान की आप देख लें लाखों एकड़ में, जी लाखों एकड़ में बिल्कुल गंदम नहीं मिल रहा, सब गंदम के वेयर हाउस तबाह हो गए। तो खरबों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और फिर इसके बाद जब कराची के अंदर अर्बन फ्लड आया तो पोर्ट जो है, कराची के पोर्ट से जो है जितने पोर्ट्स हैं कराची में, वहां से पूरा पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है वो सब बंद हो गए। वो 3 दिन तक बंद रहे। फिर आप इसके बाद देखें कि मोटरवे टूट गए और टूट गए, समझे। आज तक वो मोटरवे का अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो कब बनेंगे।
अच्छा, कोई प्लान नहीं आया, किसी किस्म की कोई इसके वाले से बात नहीं हुई अभी? कोई प्लान नहीं है, कोई डेट नहीं है, अच्छा। और कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए दुनिया के अंदर कोई भी रोड या कोई भी मोटरवे बनते हैं वो इस तरह नहीं टूटते जिस तरह पाकिस्तान में टूटे हैं। और पाकिस्तान के देखें, दुनिया के अंदर आप ब्रिज देखें जो 400-400 साल 300-300 साल पुराने ब्रिज होते हैं, वो कायम हो दायम है। हम दुनिया में जाते हैं यहाँ भी 300-300 साल पुराने ब्रिज होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ब्रिज जो है वो आप वैसे भी आप जब नए बनते हैं तो 40 साल 30 साल के बाद उसकी हालत ऐसी होती है कि 400 साल पुराना ब्रिज। 400 साल पुराने जो यूरोप में और अमेरिका में और नॉर्दर्न अमेरिका उस इलाके में ब्रिज बने हुए हैं, वो 400 साल पुरानों की कंडीशन हमारे नए ब्रिज से अच्छी होती है, जो हमारे चंद सालों में उनका हाल हो जाता है। तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, तो चेक एंड बैलेंस भी नहीं है सर। चेक एंड बैलेंस नहीं है, समझे, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। और आप मुझे बताएं, तमाम जितने सियासतदान हैं उनके बच्चे बच्चियां सब बाहर हैं, वो खुद बाहर प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। जब लीडर जो है वो बाहर प्रॉपर्टियां लेंगे और बाहर शिफ्ट करेंगे अपने बच्चों बच्चियों को, तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ। इस मुल्क में जो चीजें हो रही हैं, आप मुझे ये बताएं, लोगों का खरबों रुपए का नुकसान हो गया, लोग बेचारे फुटपाथ पे आ गए। अभी आपको एक चीज और बताऊं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी इतनी परेशान है क्योंकि पेमेंट्स रुक गई है। पेमेंट सारी रुक गई है सैलाब की वजह से और ये सब प्रॉब्लम की वजह से, जो सरकार की जिम्मेदारी। मैं बिल्कुल इसी तरफ ही आ रहा था बलवानी साहब, जिस तरह आपने बताया कि बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान है, तो ये पहिया कैसे चलेगा, ये आगे क्या होने जा रहा है? कोई प्लान नहीं है, इस पर कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, कोई हुकूमत आपके साथ कोई कोलैब करे, या आपकी खास तौर पे चैम्बर के हवाले से, चैम्बर से कोई इनिशिएट किया गया हो कुछ? देखिए, हम तो चैम्बर के अंदर बुलाते हैं और सब बातें करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है। आप मुझे ये बताएं ना, अभी जैसे IPP पे इतना फेडरेशन ने शोर मचाया, बिजनेस कम्युनिटी ने शोर मचाया, आज कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं 17 रुपए और PSL लेते हैं वो 3 रुपए। आप मुझे बताएं 20 रुपए पे वो अलग से ले रहे हैं और उसके बावजूद लोड शेडिंग है। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही है, आज कराची के अंदर तो हर इलाके में लोड शेडिंग है। हम थक गए हैं कि ये इतनी लोड शेडिंग है और हमसे कैपेसिटी पेमेंट ली जा रही है, हमसे PSL लिया जा रहा है। ये किस तरह होगा, ये समझ में नहीं आता कि मुल्क की नेगेटिव ग्रोथ है। अभी एक्सपोर्ट भी बहुत प्रॉब्लम में आ रही है, एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगी और कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, गैस की दोनों कंपनियां SNGPL और SSGC, उसका ये हाल है कि उनकी गैस नहीं बिक रही, बिजली इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन कम हो गई है और नेपरा कह रहा है कि बिजली की कंजम्पशन मुल्क में कम हो गई है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, तो और कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी और कैपेसिटी पेमेंट बढ़ेगी तो और बेचारे पब्लिक के ऊपर। इसका सोल्यूशन प्लान क्या है? इसके सोल्यूशन प्लान पर कब काम शुरू होगा? असल तो सवाल ये है, और जो परेशान को एक सिचुएशन बनी हुई है। IPPs को पकड़ा है, मुझे ये तो आज तक नहीं समझ में आया कि IPPs के साथ इन्होंने काम किया और रेट कम कराए, मगर जो IPPs को जिन्होंने परमिशन दी थी, जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे, वो आज तक उनको सामने नहीं लाया गया कि किन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए थे और जिन्होंने ये पब्लिक के ऊपर बोझ डाल दिया है कैपेसिटी का। उनको किसी को पनिशमेंट नहीं हुई, किसी को सामने नहीं लाया गया कि ये आदमी था, ये शख्स इन्वॉल्व थे इसमें और इनकी वजह से आज ये मुल्क में प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान का फेल हो गया है। प्लानिंग कमीशन की प्लानिंग ही फेल है। अगर प्लानिंग सही होती तो आज ये मुल्क के हालात नहीं होते। बिल्कुल ये हालात नहीं होते, मगर चले देर है दुरुस्त है। अब जितना नुकसान हो चुका है मुल्क में बलवानी साहब, इसके बाद तो कम से कम हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए और कम से कम हुकूमत को अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शंस लिए जाएं, फौरी तौर पर कोई प्लानिंग की जाए, चूंकि हमें नहीं पता अगले साल क्या होना है। हमें कम से कम अपनी एहतियाती तदाबीर तो पूरी करनी चाहिए। देखिए, ये तो डिजास्टर फेल के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको तो मैं तो कहता हूँ उनको अरेस्ट करना चाहिए कि वो कर क्या रहे थे, उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या किया। लेकिन फोरकास्ट भी हो चुका था, बहुत सारी चीजें पहले आया थी, सब चीजें पहले से पता थी, सब चीजें, कोई तैयारी नहीं है। आप मुझे बताओ, कोई एक तैयारी बता दें डिजास्टर फेल ने ये तैयारी की। बल्कि इवन आप मुझे ये बताएं, कराची चैम्बर ने तो यहाँ के मेयर को, CM को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेटर लिखे थे अप्रैल महीने में कि साहब आगे
हालात सही नहीं है, मानसून का सीजन है, तो आप खुदा के वास्ते नाले साफ कर दें, ये सब कर लें। इन्होंने कोई भी साफ नहीं किया। साथ नहीं दिया। बलवानी साहब, अब क्या जो बिजनेस कम्युनिटी हमें देख रहे हैं और जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं, और ख़ास तौर पर हमने जो बात करनी है ओवरसीज़ की करनी है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान का असासा है और उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं पाकिस्तान में, और बहुत हमें मैसेज भी इस हवाले से आ रहे थे कि आज खास तौर पर इस पर बात की जाए। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, उनको आगे क्या एक्सपेक्ट करें कि आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि अगर हुकूमत संजीदा नहीं होगी, अगर बिजनेस कम्युनिटी को लेके संजीदा नहीं होगा, और चैम्बर से जिस तरह फरमा रहे हैं कि मीटिंग्स होती हैं, फायदा कोई नहीं होता, तो फिर आने वाले वक्त में बेहतरी कैसे आएगी? देखिए, अब लोगों को उम्मीद भी खत्म हो गई है। लोग फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत बढ़ गया है। आप यूएई में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, जहाँ टर्की में जाएं, जिस मुल्क के अंदर आप पूछेंगे पाकिस्तानी लोग कितने यहाँ आ रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उनकी फिगर्स उठाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे जा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो उनको अपने मुल्क में अपने इन्वेस्टमेंट को वो सेफ नहीं समझते, इसलिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, जब लीडरान जो है वो बाहर घर ले रहे हो, लीडरान जो है वो बाहर जा रहे हो, बैरोक्रेट जब बाहर जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? जो इस मुल्क की इकोनॉमी के और इस मुल्क की पॉलिसी को लीड करने वाले लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हो, तो अवाम क्या करे? बिल्कुल ठीक है जी, पॉलिसी मेकर्स जब मुल्क छोड़ के जा रहे हो तो अवाम क्या करे? मगर नेचुरल डिजास्टर्स आया करते हैं, मुल्कों में ही आया करते हैं। हमने देखा, हम सारे ममालिक में भी आए, बहुत सारे ममालिक में आते हैं, मगर हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि उसके बाद बेहतरी की तरफ गामजन किया जाए। हमने अपनी मईशत को भी बचाना है, हमने अपने लोगों की जानों को भी बचाना है, लोगों के माल को भी बचाना है, ज़मीनों को भी बचाना है, बिजनेस कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है उसको भी शेक होने से बचाना है, ओवरसीज पाकिस्तानी को भी अपने साथ चलाना है, पाकिस्तान में बिजनेस भी लाना है। लिहाजा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। मज़ीद इस पर बात करेंगे, चूंकि मेरे साथ मेहर शहबाज साहब मौजूद हैं। शहबाज साहब, आपकी जानिब आऊँगा, चूंकि इससे थोड़ा सा हटके अगर मैं बात करूं, हम लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर में पहली दफ़ा हमने देखा कि जिस तरह की सूरत हाल रही और रावी के बेड पे सोसाइटीज़ काटी गई, और जबकि ये चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि वो दरिया की ज़मीन है, उसके बावजूद यहाँ पर सोसाइटीज़ को जगह दी गई, अप्रूवल्स दिए गए, और फिर क्या हुआ? वो जो लाखों लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स थी और करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर पानी आ चुका है और उनका जो ट्रस्ट शेक हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने देखा कि जिस बड़े पैमाने पर ये कुदरती आफत आई, पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ, लाखों जो किसान थे वो बेघर हुए, उनका माल मवेशी, उनकी अजनास, उनकी प्रॉपर्टी सब जो है वो डैमेज हुई। वो तो एक तरफ था। और बदकिस्मती बहुत सारे लोगों देखें कि हमेशा हम जब कोई कुदरती आफत आती है तो एक भूचाल ले आते हैं कि जी ये प्लानिंग है, ये हिस्सा है, ये करेंगे। आप 2007 के ज़लज़ले के बाद देखें कि क्या प्लानिंग की गई। अब ये जो फ्लड है 88 में, जब रावी में फ्लड आया था तो आया कि 88 के बाद कितने बंद बनाए गए, कितना रावी को सेव किया गया, कितना लाहौर को वो सेव किया। अब देखें कि लाहौर में रावी के अंदर 20 सोसाइटीज़ जो एलडीए की नाक के नीचे और गवर्नमेंट के सामने, और वो एक सबमिशन जमा करवा के, हालांकि वहाँ पर बुनियादी ज़रूरत थी कि दोनों तरफ बंद बनना था 300 फुट, और सबसे पहले बनना चाहिए, सबसे पहले बनना था कि आप तो पहले ही दुनिया के किसी भी बंदे से, किसी भी जो प्रोफेशनल ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करेंगे, वो हैरान होंगे, हमारी अकल पे मातम करेंगे कि जहाँ पर दरिया चल रहा है, जहाँ पर पानी है, जहाँ पे फ्लड एरिया है, जहाँ पे सारी सूरत हाल जो है वो एक उस पर सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। इसके बावजूद आप सोसाइटीज़ जो है वो धड़ाधड़ आप उनकी एप्लीकेशन लेकर उनको काम करने की इजाज़त देके अरबों खरबों की जो फाइलें बेच दी हैं उन डेवलपर्स ने, उन और एक पैनी का काम नहीं हुआ। तो वो इनफैक्ट वो तो पहले नहीं हुआ काम, लेकिन आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, यह वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला यहीं से जारी करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। ब्रेक से पहले नाज़रीन जो बात हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी तो सूरत हाल ऐसी परेशान कुन है कि वहां से पानी निकालने के चैलेंजेस हैं और फिर वो जो जिस तरह पानी आया है तो वो तो ज़मीनें भी दब गई हैं एक माह बड़े के बड़े बाद। जी जी बिल्कुल। आप अभी तक देखें कि उन सोसाइटियों में जिनमें अभी लाखों की आबादी है, अभी आज एक माह हो गया, अभी तक पानी वहां से नहीं निकला। और वो ज़मीन की क्या सूरत हाल होगी? ज़मीन की क्या सूरत हाल होगी? आप खुदारा देखें, इस तरफ ध्यान दें। रूडा की अप्रूवल जनाब जमा करवाई है और लाखों फाइलें बेच दी हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? आज रूडा आके बताए ना कि कौन से एसओपीज हैं कि ये सोसाइटी जो है इधर सर्वाइव करेगी, इधर बनेगी और इधर डेवलपमेंट और करेगी। फिर खास तौर पर वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पर, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? पाकिस्तान उनकी में इन्वेस्टमेंट जो कि बज़ाहिर ऑब्वियसली जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो डेवलपर भी यही कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, पहली टैगलाइन ये होती है। तो वो सिक्योर किस तरह से है जब हम रावी के ब्रिज पे खड़े होकर भी देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है और आने वाले वक्त में क्या हो रहा है वो भी नजर आ रहा है। और जिस तरह भी आपने सिर्फ इशारा किया कि बंद नहीं बांधे गए, तो ये तो गालिबन अप्रूवल्स देने से पहले इदारे की जिम्मेदारी थी कि बंद बनाए जाते या डैम्स की तरफ मूव किया जाता, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जवान साहब, डैम तो दूर की बात है, यहाँ पर जो बंद बनने थे वो अभी तक नहीं बने। और सबसे बड़ा सितम ज़रीफ़ी ये है कि आप दरिया के अंदर जहाँ पे अभी कोई मंसूबे का जो आपने 1% भी नहीं शुरू किया, आप उसके दाएं बाएं बिल्कुल दरिया के मिड में आप सोसाइटीज़ को एनओसी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप फाइलें बेचें। लोग पूरे पाकिस्तान से अगर रियल स्टेट सेक्टर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहा है, वो ओवरसीज़ जो है उसकी तवक्कुआत है कि अपने एक बच्चों का मुस्तकिल लेके पाकिस्तान में जाऊंगा, आप उनको इन माफियाज के हवाले कर देते हैं। आप उनको फिर उनका भरोसा टूटेगा और क्या होगा जी? भरोसा टूटेगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप देखें कि अभी भी एक डेवलपर को गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ने, और उस टाउन में आप जाके देखें लाखों की आबादी है, आज एक माह हो गया है वहाँ पानी खड़ा है, कौन जिम्मेदार है? आप भी अगर हुकूमती अदारे इसी तरह सोए रहे तो मैं तो समझूंगा कि अल्लाह हाफिज़ है फिर इस मुल्क का। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रियल स्टेट सेक्टर इस डैमेज में आया है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तान पे इत्माद करते हैं, अपने मुल्क पे इत्माद करके पैसा बेचते हैं, आप उनका पैसा दरिया में फेंक रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है, क्योंकि जब ओवरसीज पाकिस्तान में अपनी जमा पूंजी लगाता है तो इट मीन्स वो ट्रस्ट की बेस पे लगाता है। उसकी सरमायाकारी को महफूज बनाना हमारी ही जिम्मेदारी है, हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, फिर वो डेवलपर की जिम्मेदारी है कि जो कमिटमेंट की जाए वो पूरी की जाए। मगर इस तरह के डिजास्टर के बाद परेशान कुन ऐसी सिचुएशन बनेगी कि उनकी सरमायाकारी उस तरह से महफूज नहीं रहेगी तो दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जिस तरह भी इशारा कर रहे हैं, ये तो रीढ़ की हड्डी बन चुका है हमारी इकोनॉमी का। 56 इंडस्ट्रीज इसके साथ अटैच है। बिल्कुल। और कितने ही लोगों का रोजगार वाबस्ता है। सर आप देखें कि अगर आप बुनियादी एक मंसूबा है और वो अभी शुरू नहीं हुआ और आप सोसाइटी को एनओसी दे रहे हैं, तो ये तो आप फिर आपकी नाक के नीचे फ्रॉड है, आप उसमें शामिल हो रहे हैं। सही। जिन अदारों ने एनओसी दिए हैं आज वो आके जवाब दें कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे रूडा पे प्लानिंग की है, अभी डेवलपमेंट का आगाज़ भी नहीं हुआ, तो आपने इजाज़त दे दी है सोसाइटीज़ को कि आप वहाँ पर जाके फाइलें भेजें और लोगों के अरबों रुपया हथियार लें। और आज देखें कि किस तरह आपने देखा है कि लाहौर में तबाही मची है। जो भी मैं चाहूंगा इस पर भी हम बात करें कि ये सैलाबी सूरत हाल के बाद प्रॉपर्टीज की कीमतों की क्या सूरत हाल है? प्रॉपर्टी की कीमतों में भी वाज़ेह फर्क आया, कोई कमी आई? देखें जी बिल्कुल, अब तो मैं समझता हूँ कि जिस लोगों को अवेयरनेस आ गई है, कम से कम अल्लाह ताला की तरफ से ये जो एक अजाब आया है या इसको कह ले कि जो एक आफत आई है, इसके बाद लोगों को कम से कम ये चीज़ समझ आ गई है कि 100 साल भी दरिया वापस आ सकता है। कम से कम अब ये नहीं होगा कि जो ग्रीन एरिया में सोसाइटी में कोई जाके प्लॉट लेगा या फ्लड एरिया में कुछ सोसाइटी में जाके प्लॉट लेगा। अब लोगों को समझ आ गई है, लोगों के करोड़ों रुपए के बने मकान, उनमें हफ्ते हफ्ते पानी खड़ा रहा है, कोई जिम्मेदार नहीं है, अदारे सोए हुए हैं। आया कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? हुकूमती वानों में बैठे लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मिनिस्टर इस पे बयानबाजी कर रहे हैं कि जी हम फलां करेंगे। भैया आपने किया क्या 5 सालों में सिवाय एनओसी देने के? 10 साल से आप दरिया के अंदर। और मैं सब एनओसी होना ही पैरामीटर्स की बेस पे चाहिए ना। अगर आप किसी इदारे को, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को एनओसी दे रहे हैं तो ये तो शराइत में शामिल होना चाहिए था कि वो पहले बंद बनाएंगे, उसके बाद प्लॉट्स देंगे।
कम से कम इस तरह तो कोलैबोरेशन होना चाहिए था, एनओसी की शराइत में शामिल होना चाहिए था इदारे की तरफ से, क्योंकि यहां बताया जाता है कि इदारे की जिम्मेदारी थी बंद बनाए। अगर इदारे की जिम्मेदारी थी फिर तो सोसाइटी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए थी कि वो प्लॉट सेल करना शुरू कर दें या इसकी मार्केटिंग शुरू कर दें। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको मजीद बात करेंगे। बिलवानी साहब आपकी जानिब आऊंगा, चूंकि आपके साथ खास तौर पर कराची के वाले से बात हो रही है, वापस उस तरफ आऊंगा। बिलवानी साहब, कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और यकीनन आप भी एक लंबे अरसे से सुनते आ रहे होंगे, जो भी हुकूमत आती है वो यही बात करती है कि कराची का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कचरा है। अब वो कचरा नहीं एक तो उठाया गया आज तक, इसके साथ साथ जब बात होती है तो बताया यह जाता है कि पूरे मुल्क को पैसा कमा के कराची दे रहा है। पैसा इतना वो कमाऊ पूत है कराची, तो उसका तो ख्याल भी वैसे रखना चाहिए। उसके लिए तो फिर नाज नखरे भी उसके उठाने चाहिए हमें। तो ये कचरा साफ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसकी भी हुकूमत आ जाए। और हम जानते हैं कितने सालों से किस किस पार्टी की हुकूमत रही, उसके बावजूद आज तक कराची का ना तो सीवरेज निज़ाम ठीक हो सका, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो सका। और जब भी ऐसी खबरें आती हैं कराची में बिल्डिंग्स गिरती हैं, बिल्डिंगों में आग लगती है, यानी कि वहाँ एनओसी के पैरामीटर्स ठीक नहीं हैं, और अब ये सैलाबी सूरत हाल। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम कब एक्सपेक्ट करें कि इस पर भी गौर किया जाएगा? जानी नुकसान होते हैं, सबसे बढ़कर लोगों के जो जानी नुकसान वो इसी तरह ही हो रहे हैं कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं, आग लग जाती है। और अब ये आए दिन वो खबरें होती हैं कि फ्लाट डंपर ने चढ़ा दी मोटरसाइकिल पर और 4 जानी नुकसान हो गए। तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है कि रात के टाइम किसी को वो स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आ रहे, किसी को वो खड्डे नजर नहीं आ रहे। यानी हम क्या क्या इश्यूज पर बात करें कराची के वाले से? देखिए, कराची के साथ तो सौतेली माँ वाला सलूक होता है। कराची के साथ फेडरल भी सौतेली माँ वाला सलूक करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सौतेली माँ वाला सलूक करती है। कराची को कोई ऑन नहीं करता। कराची से मोहब्बत बहुत है लेकिन ऑन नहीं करता। नहीं, जबानी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह हम मुसलमान सब कलमा पढ़ते हैं, फजर की नमाज में कितने मुसलमान मस्जिद में होते हैं, तो ईद की नमाज में कितने मुसलमान मस्जिद में होते हैं। आप मेरी बात सुनो, ईद की नमाज पढ़ने से तो मुसलमान नहीं हो जाता। बिल्कुल, नमाज तो किसी हाल में माफ नहीं है, किसी हाल में माफ नहीं। तो आप कराची देखो, आपने कहा 54% टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान का जो होता है, 54% कराची एक्सपोर्ट है। और कराची, पाकिस्तान में जितना टैक्स कलेक्ट होता है, 67% टैक्स कराची से कलेक्ट होता है, 70% में पहुंच गया। और कराची बीमार है, लूला लंगड़ा है, इसका बुरा हाल है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, इसकी सड़कें तबाह है, इसके नाले तबाह है, इसके ब्रिज तबाह है, इसमें मास ट्रांजिट एक जमाने में था, उसको बंद कर दिया गया। कराची में क्राइम बहुत है, सर्कुलर रेलवे था, बंद कर दिया। 35 साल से रेंजर्स बैठी है एक ही एजेंडा लेके कि हम लॉ एंड ऑर्डर सही करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आज तक सही नहीं हो सका। आप मुझे बताएं, 35 साल में एक ही एजेंडा, लॉ एंड ऑर्डर, वो सही नहीं कर सके, तो ये क्या कर सकते हैं? कैसे काम होगा? ना गवर्नमेंट को करने को तैयार है। आप मुझे बताएं, अगर इस्लामाबाद अगर बना हुआ है आज, तो उसके अंदर 67% कराची का पैसा लगा हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो भी चीज पाकिस्तान में बनती है फेडरल अकाउंट से, आप मुझे बताएं, चाहे मोटरवे बनते हैं, चाहे आपके डैम बनते हैं, सबके अंदर 67% कराची का पैसा लगा हुआ है। बिलवानी साहब, मैं वजह जानना चाह रहा हूँ, फिर वजह क्या है? क्यों कराची का ख्याल नहीं रखा जाता? ये देखें, ये पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी जो है, इन्होंने आंखें बंद की हैं। ये सब अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं, क्या कोई एक आदमी मुझे बताएं, हुक्मरान तो वोट से आते हैं और अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक आते हैं। तो आपको मालूम है पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं। अच्छा। ये हर आदमी को, बच्चे को पता है। अब तो यार इस पे क्या बात करें? पाकिस्तान में हम खुद वोट दे के आते हैं, तो जहाँ वोट दे के आते हैं, जो मेजोरिटी लोग उनको वोट दे रहे होते हैं, वो उसको मालूम चलता है उसके डब्बों में से 0 वोट निकलता है, किसी और डब्बे से निकल आता है वोट। 0। अच्छा, जहाँ हमने वोट दिए हैं, आप मुझे बताएं, उस बूथ के अंदर जिस पार्टी को वोट दिए, उस पार्टी का एक भी वोट नहीं निकला। तो मोहल्ले वाले सब बोले, यार इसको तो हमने सबने इसी को वोट दिया था, ये वोट कहाँ गए? तो इस तरह के इलेक्शन जब होंगे तो क्या होगा? मेरी बात सुनो, जब तक मुल्क में मैरिज नहीं होगा, ठीक है, जब तक मुल्क के अंदर जो है, मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुल्क के जो हुक्मरान हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिलियां इस मुल्क के अंदर पढ़े, इस मुल्क के अंदर रहें,
ये कानून पास करना चाहिए असेंबली में। जब ये कानून पास होगा तो ये मुल्क का किबला दुरुस्त होगा, वरना नहीं होगा। कि ठीक है। कोई देखो, एक तो ड्यूल नेशनलिटी भी इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी लानत है। ड्यूल नेशनलिटी भी खत्म करवानी चाहिए। अच्छा। जब तक ड्यूल नेशनलिटी खत्म नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगा कि कोई ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा, कोई मिनिस्टर्स का बच्चा, कोई एमएलए का बच्चा बाहर नहीं जा सकता, इस मुल्क में रहेगा, इस मुल्क में पढ़ेगा, जब ही ये मुल्क सही होगा, वरना नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। और जब डिजास्टर आता है तो उसके बाद अफसोस ही होता है, एहतियात तो पहले ही होती है बिलवानी साहब। तो एहतियाती तदाबीर देखो ना, आप मुझे ये बताओ, जब स्वात के डिजास्टर के भी मेरे भाई ने बात की, वहाँ जला आया था, दुनिया से फंड आए, वो भी नहीं लगे। हाँ, ये बिल्कुल बड़ा अहम आपने ये इशारा किया, जिस तरफ फंड्स तो बहुत आते हैं, सारी दुनिया से आते हैं, लोगों ने अपनी और हर साल सैलाब के बाद भी आते हैं। सब खा गए, वो भी कोई चीज नहीं छोड़ दी। सर वो फंड्स कहाँ लगते हैं? हर साल सैलाब तो आता है और हर साल ही फंड्स भी आते हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ लगते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा? तो कोई चीज बनती नहीं है, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा यानी? तो भाई चेक एंड बैलेंस होता तो आज ये आईपीपीएस वाले जो है पकड़े जाते ना, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करी है गवर्नमेंट की तरफ से, कितने साइन किए? सही। वो कहाँ हैं? वो उनको कोई पूछ रहा है किसी ने कि भाई आपने साइन किए थे, तो आंख बंद करके साइन किए थे क्या? सही। आप मुझे बताएं कि ये 17 रुपए और साला 3 रुपए ये जबरदस्ती दे रहे हैं, और उसके बाद लोड शेडिंग। आप मुझे बताएं, गरीब आदमियों ने बिजली कटवा दी है कराची में। मैं हजारों घर जानता हूँ जिन्होंने अपनी बिजली कटवा दी। बिलवानी साहब, आप कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी एक हमें ऑथेंटिक और सीरियस बात सुनने को मिलेगी इस हवाले से। मुझे इस हवाले से ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी ये कुदरती आफत आ गई, और इस दफ़ा तो तमाम तर वो रिकॉर्ड टूट गए, सैलाब जिस तरह से आया है, इसके बावजूद क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब डैम्स बन जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में जो जिस तरीके से हुक्मरान बैठे हैं और जिस तरीके से मुल्क की तरीकेकार है। क्या वजह डैम्स क्यों नहीं बनते? इसका जवाब दीजिए। डैम्स क्यों नहीं बन रहे मुल्क में? इतने मसाइल दरपेश हैं, इसके बावजूद डैम्स क्यों नहीं बन रहे? अब तो फंड्स भी आ रहे हैं। भाई डैम्स तो आप मुझे बताएं ना, डैम्स के लिए चारों सूबे लड़ते हैं, उनके अंदर इतनी यूनिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर लोगों में। इस मुल्क के हर आदमी अपने ही चक्कर में लगा हुआ है, मेरा माल कैसे बनाए, मुल्क की किसको परवाह है। मुझे एक बात बताएं, मुल्क में आप छोड़ दें, इसके अलावा मैं आपको मीडिया के लोगों की बात करूं जी। मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर हैं, उनके भी दुबई के अंदर घर हैं, उनके बच्चे भी वहां चले गए। यार ये कैसे होगा? जब मुल्क के अंदर देखें, आप मुझे बताएं, सब मुल्क छोड़ छोड़ के जाएंगे, तो ये मुल्क में कौन काम करेगा? मुल्क की बेहतरी के लिए यानी काम नहीं हो रहा। नाज़रीन, यह वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब ने, जो कि CEO प्रॉपर्टी नामा है इस्लामाबाद से। आपको खुशामदीद कहते हैं इस्माइल भाई। बात हो रही है सैलाबी सूरत हाल के बाद, क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पिंडी की जब हम बात करते हैं तो आज से कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा जब कंसिस्टेंटली बारिशें हुई तब क्या सूरत हाल हुई थी, और किस तरह से नुकसान, जानी नुकसान भी हुआ था और माली नुकसान भी हुआ था। मगर ये इतना जो बड़ा सैलाब आया, इनफैक्ट हम यही बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को इसने एक दफ़ा अपनी लपेट में लिया। तो सैलाबी सूरत हाल के बाद क्या सूरत हाल है रियल स्टेट सेक्टर की, खास तौर पर चूंकि रियल स्टेट सेक्टर डायरेक्टली वाबस्ता है और ज़मीनों में पानी गया। बहुत से हाउसिंग स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर कई कई दिन, कई कई हफ्ते पानी खड़ा रहा, और उसकी सीवरेज का निज़ाम और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके भी पोल खुले और बहुत कुछ हुआ। तो आप इस पूरी सूरत हाल को सैलाब के बाद किस तरह से देखते हैं? थैंक यू भाईजान, आपने मौका दिया इस मौजू पे बोलने का। करंटली जो पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, इसने एक तो ये गैर मुतवक्के थी, और बहुत सारी, एक तो सोसाइटीज़ की मिस मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, मिस लोकेशंस भी कह सकते हैं, कि इस सैलाब ने इस दफ़ा जो रियल स्टेट डेवलपर्स हैं उनका चट्टा कट्टा खोल के रख दिया कि
अब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नाम निहाद हाउसिंग स्कीम्स पानी के अंदर डूब गई, बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें जो अपने आप कहते थे वो अपना पानी की आबे निकासी उनकी कमजोर रही। जी हाँ, कुछ तो ऐसी हैं जो कि अल्लाह की तरफ से अगर एक अजाब आता है, इम्तिहान आता है, तो वो तो सब बिल्कुल जगह होता है, लेकिन बिल्कुल कुछ बिल्कुल। एरियाज ऐसे थे मगर एहतियाती जिसमें तदाबीर भी तो होती है ना। जी कोई इत्यादि तदाबीर नहीं थी। पानी की गुजरगाहों को भर दिया गया था, प्लाट बना के, घर बना के, जो एक पानी की नेचुरल स्ट्रीम होती है, जो जी एक हाँ, नेचुरल रास्ता होता है रास्ता एक होता है सोसाइटी में बिल्कुल। से, वो गुजारना चाहिए था। तो वो प्लाटिंग की मद में उसको जब रोका गया उस पानी के निकासी को, तो उससे बहुत ज्यादा रावलपिंडी संभाग में बहुत सारे एरिया डिस्टर्ब हुए। सही। लेकिन ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज भी हैं जिन्होंने इतनी जबरदस्त मास्टर प्लानिंग की थी, इतना जबरदस्त उनका सीवरेज सिस्टम था कि आज और बारिश के दौरान उधर 1 इंच पानी नहीं खड़ा हुआ। सही। सो इसने बड़ा डिफरेंट कर दिया लोगों के ज़हनों के अंदर। अब जब लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो वो इस चीज को जरूर सोचेंगे बहुत सी कि चीजें यार मैं क्लियर हो जिस गई। जगह प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, बिल्कुल, कि जहाँ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, आया इधर सैलाब तो नहीं आएगा, इधर पानी का फ्लो तो मेरे घर को तो नहीं लेके चला जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो है मंजर आम पे आई हैं। अच्छा, इससे इस्माइल साहब, चूंकि ब्रेक से पहले भी मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी की कीमतों में बड़ा असर हुआ है, और कुछ जगहों पर जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा हुआ, कुछ जगह ऐसी है जहां पर किसी किस्म का कोई ऐसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ। अब जो है ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से भी इंशाल्लाह अब ये प्रेशर जा रहा है, सीएम की तरफ से भी इस पे बिल्कुल। बड़ा वो जा रहा है। अब कमेटीज भी बन रही हैं कि वो जो इस पे अब बल्कि इसको चाहिए जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो इस चीज को देखें कि इसका चेक एंड अवाम बैलेंस का जो रखना चाहिए एरिया है। प्रॉपर, हर साल सैलाब यस, आता है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगले साल क्या यस, सूरत हाल होगी हमें नहीं पता। यस। तो इसके ऊपर बकायदा पूरी दुनिया के अंदर नहरों के ऊपर डेवलपमेंट होती है, रिवर्स के ऊपर होती है। आप यूके में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप बिल्कुल। वेनस में चले जाएं, इटली, जहां मर्जी, लेकिन वहां पे प्लानिंग होती है पूरी। यहाँ पे असल में रिवर तो इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाया होती है ना जाता है जी। कि रिवर को, प्लानिंग तो लेकिन यहाँ पे भी प्लानिंग बड़ी साथ होती नहीं है, होती। इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन ही। सो अगर इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो बहुत खूबसूरत कम्युनिटीज बन सकती हैं। रावी इज अ मेन पंजाब की खूबसूरती रावी है। लाहौर से रावी को निकाल तो बिल्कुल लाहौर खत्म बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको अगर खूबसूरती से किया जाए तो ये इस शहर को बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि 4 चांद तो मजीद लगा इनफैक्ट सकता है। और हंगामी पानी जो बुनियादों है पर, खूबसूरती है। हंगामी बुनियादों यस, पर और जो हंगामी एहतियाती बुनियादों तदाबीर है पर उसको करना इसमें चाहिए। गवर्नमेंट्स को, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनके पब्लिक पार्टनर्स हैं, जो सोसाइटीज सबको पार्टनर्स मिलके, हैं, सबको मिलके, सब बिल्कुल सबको, ये एक सोसाइटी वाला भी नहीं कर सकता, ऐसे क्योंकि ही। सोसाइटी वाला जो आबी जारहियत, अगर भारत पानी छोड़ रहा है तो वो कोई सोसाइटी वाले का, उसमें बेचारे का क्या कसूर है। ऐसे ही। लेकिन गवर्नमेंट, सोसाइटी और आम सब मिलकर बिल्कुल। अगर इसके ऊपर किया सिर्फ जाए तो गवर्नमेंट ये का कोई, काम भी नहीं है, हम सबको मिलके, डेवलपर्स को मिलके, सबको मिलके एक शाना बशाना यस, खड़े होके इसको, चैलेंज को हमने फेस करना है और इसमें से ये निकलना है जहां पर, इंशाल्लाह। यस, ये जहां पर बैठते हैं अक्सर बात करते हैं कि जी आबी जारहियत, ये हाँ। आबी जारहियत से ज्यादा मिसमैनेजमेंट भी है। अगर मिसमैनेज ना हो चीजें तो बेशक वो जितना मर्जी पानी छोड़े, अपने दिल की भड़ास निकाले भारत, लेकिन फर्क उससे कोई नहीं पड़ेगा अगर हमारी मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी। बिल्कुल सही। और इस वक्त जो ओवरसीज है उनकी आंखें वो खास तौर पर इस तरफ हैं कि इसके बाद की सूरत हाल क्या है। चले, जिनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, और लाखों लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान तो हुआ है, ठीक है, कुदरती आफत है, ये भी चीज़ हमें माननी पड़ेगी हमें, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जो बार बार हम हाईलाइट करें कि एहतियात एहतियात और एहतियात हमें करनी पड़ेगी आगे, अगले साल के लिए और दीगर इंशाल्लाह जो आगे सिचुएशन होगी, अल्लाह करे कि वो बेहतर हो। मगर जो इंशाल्लाह। ओवरसीज है उसकी तो नज़रें इस तरफ हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या यहाँ सेफ हैं, क्या पाकिस्तान में उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर इस तरह का कोई मामला हो भी जाए उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल होगी, क्या वो बिल्कुल मार्केट डेड तो नहीं हो जाएगी, मार्केट डूब तो नहीं जाएगी। तो मैं चाहता हूँ इस पर कुछ रोशनी डालें कि ये इस वक्त देखें, मार्केट के हालात एक क्या हैं। तो सर देखें, ये एक तो ये एक जो डिजास्टर्स होते हैं, ये हादसात इसको कहा जा सकता है, ये पूरी दुनिया में हर जगह होते रहते बिल्कुल होता है। हैं और होते रहेंगे। लेकिन ये भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एक सबक आमोज ये इस दफा वो आया। अब इस दफा आपको नेक्स्ट ईयर से, इस ईयर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर बड़ी वर्किंग करती हुई नजर आएगी आप सबको, हम सबको, कि यहाँ पर एक डेवलपमेंट और जो सोसाइटीज हैं लोगों को सिक्योर किया जाए। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, हम बात करें ना, केपी में आप देखें एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा मौत हुई। लेकिन आप आज पंजाब में देखें, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है इस सैलाब को। माली नुकसानात हुए लेकिन जानी नुकसानात नहीं हुए। ये भी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी। रेस्क्यू ने बड़ा अच्छा काम किया, बिल्कुल, वज़ीर रेस्क्यू आला की टीमें पंजाब तो ने अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही किया। हैं। पीडीएमए के जो डीजी पुलिस ने हैं बड़ा अच्छा काठिया काम साहब, किया। वो भी हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने भी स्टेटस बताया कि कहां बिल्कुल। पर दिन रात टीम्स फाउंडेशंस ने काम बड़ा कर रही अच्छा हैं, काम किया, फाउंडेशंस काम कर रही हैं। अवाम बिल्कुल ने बड़ा अच्छा काम। अच्छा, मैं आपको मजे बताऊं, सोसाइटीज वालों ने भी बड़ा अच्छा काम बिल्कुल किया। बिल्कुल। जो प्राइवेट सोसाइटियां थी हाँ।
उन्होंने भी बड़ा अपने मेम्बरान को हेल्प आउट किया। और अभी जो रिसेंटली कुछ सोसाइटीज का नुकसान हुआ, उसमें कुछ सोसाइटीज, एक आध सोसाइटी के ओनर्स ने अरबों रुपया वापस लागत लगाने का ऐलान किया कि जी हम इस अपनी सोसाइटीज को डेवलप करेंगे। बिल्कुल। सो ये एक अच्छा गेस्चर है, इससे अवाम का जो वो वकार है, जो उनका एक ट्रस्ट है, वो दोबारा बहाल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑन किया जा रहा है जी, उनकी प्रॉपर्टी है। देखिए सिर्फ हाउसिंग स्कीम का ये काम तो नहीं होता कि प्लॉट बेच दिए जाए, लेकिन जो आम आदमी ने उनसे बाइंग की है उसकी प्रॉपर्टी को ऑन हमारे किया जा यहाँ रहा है। ये है ना, हमारे यहाँ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। अगर एक बिल्कुल, बिल्कुल, सोसाइटी डेवलपर से मेरा कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं उसकी सोसाइटी को बुरा भला कहूंगा। अभी एक सोसाइटी पे जब पानी आया तो लोगों ने ट्रोल बहुत ज्यादा किया, लेकिन वो पॉलिटिकल ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हुई। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि अगर उसके ओनर ने 1 अरब रुपए का ऐलान किया कि जी मैं इसकी और वो वापस बेहतरी के लिए अगर रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो लगाऊंगा, उसको भी सराहना चाहिए। जी सही बात। तो बिल्कुल सराहना चाहिए। और वन ऑफ द एक अच्छा उनका एक गेस्चर है, बल्कि जो और सोसाइटीज वाले भी हैं उनको भी इस तरह वो करना चाहिए कि यार अपनी अपनी सोसाइटी, अपने अपने लोगों को अपने अपने देखें। अगर एक बंदा ये बात करता है, मैं एक सोसाइटी ओनर का सुन रहा था कि जी कि मेरे बाप और माँ की कब्र इस सोसाइटी में, तो मैं क्यों उसको डूबने दूंगा, हाँ। मैं इस पे बंद बांध दूंगा। हाँ। तो हर बंदा अपने इनफरादी तौर पर अगर बंद बांधना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है किसी को। और फिर ये है कि जी हर शख्स बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा हो तो उसको सराहना चाहिए, और सिर्फ तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी Yes. चाहिए। एक दूसरे जो अच्छा काम करे उनको सपोर्ट करना चाहिए, और एक 11 होते हैं जी। और हमने देखा है कि सैलाबी सूरत हाल में माशाल्लाह हमारी जो अवाम है, जो फाउंडेशंस हैं, हमारी फौज है, हमारी हुकूमत है, सब लोग एक पेज पे। और मेरे ख्याल से इसको इतना पॉलिटिकलाइज ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नफरत पैदा होती है इन चीजों से। और बेहतर है ये कि तो- सब मिलकर काम करें तो ये तो- इंशाल्लाह ताला इसमें सब देखो, निकल आएंगे। ये तो हमारा एक मजमुई हमारे ऊपर इम्तिहान था। ये नहीं है कि मैं कहूं इससे कि बहुत जी मैं कुछ हमने पिंडी में सीखा हूं, है मैं जी। सैलाब से बचा हाँ। हुआ हूं। ये सब मेरा देखें, केपी में सैलाब आया, पंजाब को दर्द हुई, बिल्कुल। पंजाब में सैलाब आया, सबको ये देखें। एक दूसरे का जो पेन है, ये हमें एक दूसरे को वो करना चाहिए। बिल्कुल। इस टाइम मुल्क बड़े मुश्किल हालात उन चीजों से गुजर रहा है, तो हमें इस पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और अपनी ये मेरी अच्छी तोड़ा कोता हाँ, तो साढ़े अल्लाह टॉमी वो देखो डूब गया तो मैं नहीं डूबा। और भाई अल्लाह का एक इम्तिहान है और गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत अच्छे तरीके से रीडेवलपमेंट और जो उस एरिया का पूरे पंजाब के अंदर उन इलाकों की दोबारा सफाई हो रही है, चीजें हो रही है, सुथरा पंजाब की स्कीम चल रही है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल, गवर्नमेंट यानी अगर अच्छा रीडेवलपमेंट काम हो करे। रही है, और इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान वो एक नहीं। मिट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो खिता ही वो है जहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप देखिए रियल स्टेट की सर, जब ऐसे बात करें, रियल स्टेट में तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ही पाकिस्तान में है। और स्टिल इस खिते में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलती है, जबकि सर आप 22 करोड़ आवाम जी। का मुल्क है, ये मुल्क कहीं भी नहीं बिल्कुल, जाने बिल्कुल, वाला। बिल्कुल, और इंशाल्लाह। आज और इस आज तरह आप के ये उतार देखें ना चढ़ाव कि आया एक- करते हैं। बिल्कुल। सर जी मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। अभी आप देखें, एक अरब मुल्क के ऊपर एक मिसाइल गिरता है तो वो जवाब नहीं दे पाता, वो सिर्फ कागजी मजम्मत करता है, स्पीच कर सकता है। हमने 6 घंटे के अंदर जो है ना ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया इस टाइम हमारे सामने लेटी हुई अल्लाह है। का शुक्र, बिल्कुल बिल्कुल। और हम देख समझ रहे हैं आई कि ना? पाकिस्तान तो ये- मरकजी किरदार अदा कर रहा है। यस, ये अब देखें कि लीडर, अब देखें ना कि आपको सऊदीया आपको बुला रहे कि आप हमारे प्राइवेट और हमारे वो मिलिट्री पार्टनर्स बने, हमारे बिल्कुल, साथ बिल्कुल। कोलैबोरेशंस करें। और हम इस पर और ये मुबारकबाद तमाम- पेश करते हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, अपनी फौज को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना ये- लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में, तो ये एक बहुत जो- बड़ी माशाल्लाह ये अचीवमेंट है। सर जी, हुकूमत को भी जो मुबारकबाद हाफिज पेश साहब करते हैं इस का- पे। मैं अभी इस टाइम सर इमारात में हूँ, दुबई में ना, तो इस टाइम आप यकीन करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी या कहीं पर भी जो हौसला उनका बहुत बढ़ गया है। आगे पीछे जी। और दूसरा बात यह कि जो अरब मुल्कों में अब लोग थोड़ा सा ऊन करने लग गए हैं कि यार ये कोई फजूल कौम नहीं है। हाँ। ये बेशक थोड़े से गरीब है लेकिन बेगैरत नहीं है, इज्जत बहाल हुई है और ये जी। बदला लेना जानते हैं, हाँ, इज्जत और और वकार ये बहाल हुआ। लड़ना बिल्कुल। जानते हैं। यस, तो बिल्कुल। ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये अब देखें ना कि इनकी एक मुल्क ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जो है ना एक इन्वेस्टमेंट कर दी है यूएस के अंदर, लेकिन फिर भी वो एक मिसाइल से अपने आप को नहीं बचा पाया उनको। तो ये चीजें हैं। और बहुत बिल्कुल सारी चीजें अब आप देखेंगे, और जी। ये जो वॉर्स बन रही हैं, चीजें बन रही हैं, सो हमें इंशाल्लाह हमारा मुल्क, हमारा एक जगह है, हमारा एक पासपोर्ट है, हमारी एक पहचान है, हमें उधर जगह मिलती है। हमें पूरी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलती। किसी भी मुल्क में यहाँ पर आप रहें, एक कामे पे रहें, किसी भी टाइम ठोडा मारे कहीं पर जाओ, खलास खाली वाली। भाई आप यूके के अंदर सर अभी इस टाइम करंटली देखें कि जिस तरीके से वो व्हाइट और ब्लैक का अब पूरा चल पड़ा, इमिग्रेशन के ऊपर एहतजाज, पूरा यूके भरा हुआ है। यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, पूरा यूरोप डिस्टर्ब हुआ। सर हम वॉर्स के अंदर बैठे हैं, फिर भी हम डिस्टर्ब नहीं हो अल्लाह रहे, का फिर शुक्र भी हमारे यहाँ बिल्कुल। गंदम है, अपनी प्रोडक्शन है, चीज है, लेकिन मुल्क को और पूरी सीधा दुनिया करते के हुए, अल्हम्दुलिल्लाह चीजों की को- जरूरत बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
यस देखें, जो हमारे पास जो मिलिट्री, अब देखें पूरी दुनिया के अंदर, अब सुपर पावर्स क्या होती है, मिलिट्री, मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें चल रही हैं। अब बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर भी चीजें ठीक होंगी, पॉलिटिकल भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह। पॉजिटिव हो जाएंगी। एवरीथिंग जो है ना वो इट विल टेक टाइम। और हाफिज साहब ने इस टाइम जो ऑरा बनाया है, पाकिस्तान का ऑरा बनाया है हमारे इस सबज झंडे का, और जो जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस तरीके से अगले लेटे हुए हमारे सामने, तो ये क्रेडिट जाता है। मैं तो पॉलिटिशियंस को नहीं देता इसका क्रेडिट, मैं तो उन्हीं को देता हूँ जो क्रेडिट के हकदार हैं। हाँ। ये तो बाकी कोई भी आता है, ये तो आने जाने वाले लोग हैं, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने काम किया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये सिर्फ हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कहते, अब तो पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है इस चीज़ की कि माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज ये एक पेज पर हैं, और किस तरह से माशाल्लाह सारी दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया। और यकीनन ये जो पाकिस्तान और सऊदीया का जो ये माहिदा हुआ है, हम बड़े पुरुमीद हैं कि इसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और बेहतर हो रही हैं। सारी दुनिया में इज़्ज़त वक़ार पाकिस्तान का बढ़ रहा है। और जब हम बात बिजनेस की करते हैं और रियल एस्टेट की करते हैं, तो यकीनन ये जो ओवरसीज़ का जो ट्रस्ट की बात हो रही है, या ओवरसीज़ का बात हो रही थी कि जी ओवरसीज़ मायूस हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो वो इस तरह के घबराने की सूरत हाल नहीं है, ही नहीं सूरत हाल इस तरह की। क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव कौमों की ज़िंदगी में भी आते हैं, मुल्कों की ज़िंदगी पे भी आते हैं, मगर उसमें से, उस सिचुएशन में से निकला जा सकता है, और निकल रहे हैं। मेहर साहब, जिस तरह ये मायदा हुआ और जो मामलात हुए, इसके बाद जो पाकिस्तान का एक इमेज बना है, तो एक तरह से ये सैलाब के बाद की सूरत हाल, और उसको हम फिर लिंक करें पाकिस्तान की माशाल्लाह जो परवाज है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक जो चैलेंज था वो भी फेस हो चुका, अल्लाह पाक ने उसमें से वो एक आजमाइश कह लें इसको, उसमें से हम निकल आए हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो सरबुलंद हो रहा है, और हर जगह पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। और माशाल्लाह जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ आप कह लें, सब लोग साथ जुड़ना चाह रहे हैं, साथ काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त से नवाजा है, आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हमेशा इज़्ज़त दी है, और पाकिस्तान क्योंकि कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क हुआ, हमेशा रहने के लिए है। और इंशाल्लाह मुस्लिम दुनिया की तर्जमानी और हुक्मरानी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ में होगी। और जिस तरह माशाल्लाह इन हालात में पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर, मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा कि 10 साल के बाद इस मुल्क में जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्रेनें लगती हैं, हाई राइज बिल्डिंग, और एक बड़ा नेटवर्क जो है, कारोबारी नेटवर्क, वो पाकिस्तान में मुतहर्रिक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सलाब के बाद की सूरत में भी लोग पूरे उम्मीद हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अब वो मुल्क है, अब उसका जो ओवरसीज़ है वो भी सुकून से है कि आया कि हमें रिस्पेक्ट दी गई है दुनिया में, और पाकिस्तानी पासपोर्ट को आज इज्जत मिलने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल मेरे साथ जो अभी आपने बात की हाई राइज की, ये इस पर मैं क्विकली, चूंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, मैं चाहूंगा जाते जाते हम इस पर भी बात कर लें। खास तौर पर चूंकि हम लाहौर शहर में बैठे, कराची में तो हाई राइज का एक ट्रेंड है, कई सालों से है, डेकेड से है, मगर लाहौर में जिस तरह से एक्सेप्ट किया गया वर्टिकल को, तो वो ये सिचुएशन हो, सैलाबी सूरत हाल के, इवन जब बारिशें हो रही थी उस वक्त भी बहुत से ऐसी जगह थी जहां पर जैसे गैप आता था वो उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती थी। यानी इतना बड़ा एक यूं कह लें घरों का शॉर्टफॉल है कि उसको पूरा करने के लिए वर्टिकल की तरफ आना पड़ेगा, और इस पर कंस्ट्रक्शन में एक भरपूर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बुनियादी ज़रूरत है, हर पाकिस्तानी का हक है एक रहाइश। और इस तरह गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिस तरह चीज़ें आगे चली, जिस तरह पाकिस्तान में तरक्की आई, जिस तरह 22 से लोगों ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पे इत्मीनान का इजहार किया, मेरा नहीं ख्याल कि अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। आप देखें, मेन चीज़ जो है वो अदारों का जिम्मेदारी है कि वो अपने मामलात को ऑन करें, और वो रियल एस्टेट कारोबार के साथ खड़े हों। और मेन चीज़ जो सबसे आज की बात जो हमने आपका प्रोग्राम था जिस हवाले से आया कि सैलाब के बाद की सूरत हाल के बाद हमें कोई प्लानिंग की है या हमने सोचा है, आज बिल्कुल मैं वाजे कहता हूं कि आज इदारों को सोचना चाहिए, वो चाहे रूडा है, वो चाहे LDA है, कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान में एक बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, इसको महफूज बनाने के लिए आप उस टाउन, उस डेवलपर को तब इजाज़त दें जहाँ आप समझते हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी पोजीशन है कि वो वहाँ पे टाउन जो है वो बना सकता है। और एहतियाती तदाबीर जो हमेशा सामने रखनी चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना होगा। और जिस तरह पाकिस्तान सारी दुनिया में माशाल्लाह हमारा झंडा सरबुलंद हुआ है, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बिजनेस में भी, चूंकि आज का हमारा प्रोग्राम
बड़ा अहम उन्वान था कि जी हम बिजनेस में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या सैलाबी सूरत हाल के बाद बिजनेस उस तरह से चल पाएगा, लोगों की सरमायाकारी उस तरह महफूज होगी। तो यकीनन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी महफूज है और जिस तरह से मुतहर्रिक होकर तमाम इदारे काम कर रहे हैं, हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल पहले से और आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ में अपने याद रखिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।